Hello everyone. Today I'm going to start with Indian Contract Act series. अब ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सीरीज़ है ये यूपी स्पेशल है. कीपिंग इन माइंड यूपी जुडिशरी के प्रीवियस ईयर पेपर्स, तो कौन से सेगमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम उसको तो साथ ही साथ लेके चलेंगे. लेकिन इस सीरीज़ को मैं एक डिफरेंट स्टाइल से लेकर चलूँगी कि मैं प्रिलिम्स ओरिएंटेड इसको हम डील करेंगे. वैसे तो जब हम एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं तो सब एक्ट्स का पढ़ने का अपना अपना तरीका होता है. आपने देखा भी होगा कि जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं तो दिस इज़ द वे. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप ये करो. पहले आप ये मतलब प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस गिव्स यू प्रॉमिस, ऐसे समझो. तो पहले आप प्रपोजल को समझते हो, एक्सेप्टेंस को समझते हो और फिर जाकर प्रॉमिस को समझते हो. फिर प्रॉमिस को समझते हो, कंसिडरेशन को समझते हो और अग्रीमेंट को समझते हो. फिर अग्रीमेंट को समझते हो इन्फोर्सिएबल बाय लॉ, दैट इज सेक्शन 10 को समझते हो और फिर कॉन्ट्रैक्ट को समझते हो. तो ये एक तरीका होता है और ईच टॉपिक इन इटसेल्फ इज़ अ टॉपिक ऑफ एन आवर. बट अभी क्योंकि हम प्रीलिम्स ओरिएंटेड चल रहे हैं तो हम इस स्ट्रैटेजी से नहीं चलेंगे. हम सिर्फ बेयर एक्ट पे कमांड लाएंगे. जब हमने बेयर एक्ट को एक बार अलग 2 का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कौन सी ईयर में आया था? 1872. इसको प्रेसिडेंट की असेंट कब मिली? 25 अप्रैल 1872. ये इन्फोर्स में कब आया? फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872. नाउ सेक्शन 2 आप मोस्टली हर एक्ट में देखते होंगे कि डेफिनेशन क्लॉज होता है. तो इसी में सबसे पहले इन्होंने डिफाइन किया है कि एक प्रपोजल क्या होता है. सो व्हेन वन पर्सन सिग्निफाई करता है दूसरे पर्सन को किस चीज़ के लिए, या तो उस दूसरे पर्सन की विलिंगनेस के लिए या उस टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, इस व्यू से कि वो ऑब्टेन करे द असेंट ऑफ दैट अदर पर्सन इज सेड टू हैव अ प्रपोजल. अभी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी में ना जाकर बस ये समझो कि प्रपोजल क्या होता है कि मिस्टर ए मिस्टर बी को एक प्रपोजल को आप ऑफर भी कह सकते हो, बट ऑफर इज़ एन इंग्लिश टर्म वेयर इट इज़ यूज्ड इन इंग्लिश लॉ. सो प्रपोजल या ऑफर इज़ बेसिकली वेयर मिस्टर ए मिस्टर बी से कह रहा है क्या आप मेरा ये पेन 10 रुपये में खरीदोगे. तो इट इज़ कि मिस्टर ए जो है वो बेसिकली एक विलिंगनेस जान रहे हैं मिस्टर बी की क्या आप ये खरीदोगे, क्या आप ये इसको या आप ये काम प्लीज़ मत करना, कि मना कर रहे हैं, एब्सटेन कर रहे हैं. सो दिस इज़ अ प्रपोजल एंड येट अगेन प्रपोजल इज़ द वेरी फर्स्ट स्टेप टू अ कॉन्ट्रैक्ट. अब जैसे ही प्रपोजल हो गया उसके बाद हम समझते हैं कि व्हेन अ पर्सन टू हुम अ प्रपोजल इज मेड, मिस्टर बी को ये प्रपोजल दिया था ना मिस्टर ए ने, क्या आप ये पेन 10 रुपये का खरीदोगे. तो अगर मिस्टर बी कह देता है कि हाँ मैं खरीदूंगा, तो व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड अपनी असेंट सिग्निफाई कर देते हैं, तब कहते हैं कि प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया है. तो कहेंगे मिस्टर बी ने मिस्टर ए का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है. और जैसे ही प्रपोजल एक्सेप्ट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, व्हेन अ प्रपोजल इज एक्सेप्टेड, ये एक प्रॉमिस बन जाता है. तो यहीं से हम अपनी वेरी इंपॉर्टेंट, आप देखते होंगे कि ये चार्ट हर कोई एडुकेटर बनाता ही बनाता है. सो आपने पहले प्रपोजल पढ़ा, प्रपोजल आपने कहाँ पढ़ा? 2A में. फिर आपने प्रॉमिस पढ़ा कहाँ? 2B में. तो प्रपोजल के साथ जब एक्सेप्टेंस जुड़ता है तभी बनता है वो प्रॉमिस. आर यू क्लियर विद दिस? लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब आता है C, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल. जो प्रपोजल बनाता है उसको हम प्रॉमिसर कहते हैं. वैसे तो एक ये कह लो कि ये सब में सेम ही होता है कि जो OR होता है, जैसे लेसर, मॉर्गेजर, बेलर, सो इट्स अ पर्सन हु डज इट. सो द पर्सन हु मेक्स द प्रपोजल उसको हम प्रॉमिसर कहेंगे एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रॉमिसी. सो यू कैन ऑल्सो, यू शुड बी वेल वर्स विद दिस टर्म क्योंकि आगे ऐसे ही यूज होंगे तो आपको क्लियर होना चाहिए. अब D, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर. प्लीज मतलब बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि ये आपकी प्रीलिम्स की क्लास है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम मेंस के लिए क्या कहते हैं अपना माइंड नहीं ओपन करेंगे. अब इस डेफिनेशन को ही अगर आप ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर. डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, प्रॉमिसर अभी हम पढ़कर आए, प्रॉमिसर वो होता है जो प्रपोजल रखता है.
तो एट द डिज़ायर, तो मिस्टर ए नहीं तो मिस्टर बी से कहा था ना, क्या तुम मेरा पेन 10 रुपये में खरीदोगे? तो जो इंसान प्रपोजल देता है वही अमाउंट भी बताता है. सो एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, तो ज़रूरी नहीं है कि हम जिससे क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट बना रहे वो ही पैसा दे, कोई और भी पैसा दे सकता है, कंसिडरेशन दे सकता है. तो द प्रोमिसी or any other person has done or abstained from doing or does or abstained from doing or promises to do or to abstain from doing something, such act or abstain or promise is called consideration for the promise. Later on stage you will understand that in a contract consideration is very important, बट धीरे धीरे हम अपने फंडामेंटल्स क्लियर करेंगे. अब इसमें अभी आपने ये समझा, बस आपने दो चीज़ें समझी कि एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर एक कंसिडरेशन फिक्स्ड होता है. ना एवरी प्रॉमिस, अब हर प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस, एवरी प्रॉमिस मतलब एक प्रॉमिस प्रपोजर ने किया, एक प्रॉमिस प्रपोजी करेगा, उन दोनों को मिलाकर क्या हो गया, सेट ऑफ प्रोमिसेस. क्या होता है, फॉर्म्स द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इन एन अग्रीमेंट. सो अब इससे आपने एक चीज़ और समझी कि प्रॉमिस में अगर कंसिडरेशन जुड़ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, अग्रीमेंट. राइट. नाउ promises which form the consideration or part of the consideration for each other are called reciprocal promises. Now reciprocal promises is defined later in the chapter, तो वहाँ पर और क्लैरिटी से समझेंगे, अभी यहाँ पे कंफ्यूज ना हो. अब 2G एन अग्रीमेंट, ऐसा अग्रीमेंट. अब आपने यहाँ तक आपने अग्रीमेंट समझ लिया कि अग्रीमेंट कैसे बनता है, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन अग्रीमेंट बनाता है. अब अग्रीमेंट से हम कहाँ जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जा रहे हैं. तो ये कह रहे हैं कि अग्रीमेंट अगर इन्फोर्सिएबल बाय लॉ ना हो तो उसको वॉइड कहते हैं. सो देयर आर वॉइड अग्रीमेंट्स. यहाँ से ध्यान से समझना, क्या पढ़ रहे हो, वॉइड अग्रीमेंट. फिर है अग्रीमेंट जो इन्फोर्सिएबल बाय लॉ हो जाए वो कॉन्ट्रैक्ट होता है. तो येट अगेन हमारे ये 3 इंपॉर्टेंट सेंटेंस कवर हो गए, अग्रीमेंट्स दैट आर इन्फोर्सिएबल बाय लॉ और कॉन्ट्रैक्ट. नाउ एन अग्रीमेंट which is enforceable by law at the option of one or more of the parties but not at the option of the other is known as a voidable contract. So now you have to first understand कि void agreements लिखा हुआ है, फिर voidable contract है, and अब lastly क्या defined है, a contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable. जब एक कॉन्ट्रैक्ट अब वैलिड ही नहीं रहा तो फिर वो void हो जाता है. सो हियर जो लास्ट की 3 डेफिनेशंस हैं उसमें आपको एक डिफ्रेंसिएशन क्लियरली देखना है. दे आर टॉकिंग अबाउट void agreements, see void agreements, then they are talking about voidable contract, and then they are talking about void contract. इतना क्लियर हुआ. सी इसको अभी भी आपको कोई भी एक्ट अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको उसको 1 से 2 बार रीडिंग मारनी है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. एक बार में पढ़ के समझ में आ जाएगा तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बट आई होप एक बेस बन गया होगा. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब हम जब इसको वी आर मूविंग फॉरवर्ड विथ सेक्शन 10. तो बेसिकली जो सेक्शन 10 है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन, मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, बट अभी हम जिस तरीके से पढ़ रहे हैं आप उसको समझो. हम पढ़ ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, सारे ही अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. अब ये जो चीज़ है कि इफ़ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड आर नॉट हियर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड. सबसे पहले जब भी आप कोई भी मतलब सेक्शन पढ़ो तो मेक श्योर करो कि ऐसे ही कीवर्ड्स हाईलाइट करो. ये सब किसके लिए हो रहा है, ये एक तो बेटर अंडरस्टैंडिंग फॉर योर प्रीलिम्स क्वेश्चन, कि अगर प्रीलिम्स में जैसे यूपी पीसीएसजी बेसिकली क्या करता है, सेक्शन वाइज बेसिक कंसेप्ट पूछता है, लेकिन दिल्ली जुडिशरी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछता है. तो उन सब के लिए भी आप पढ़ोगे, आधा सब बेयर एक्ट से ही है. तो जब आपने ऐसे पढ़ा तो मैं आपको मतलब थोड़ी सी लिंकिंग भी करवा रही हूँ मैं, कि हमने अभी यहाँ पे पढ़ा था कि अग्रीमेंट्स जो इन्फोर्सिएबल बाय लॉ हैं, तो द टर्म इन्फोर्सिएबल बाय लॉ इज़ नॉट डिफाइंड एनीवेयर इन दिस कॉन्ट्रैक्ट, बट बाय रीडिंग हमने ये अंडरस्टूड किया
कि सेक्शन 10 ये बताता है कि कौन से अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट है, तो वही अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं ना जो इन्फोर्सिएबल बाय लॉ हो, तो वही तो आपका सेक्शन 2H बता रहा था, तो उसी को इन्होंने इलैबोरेट किया है। तो यू हैव टू रीड, मतलब अगर आप अपने मेंस के आंसर भी लिखोगे तो आपको ऐसे ही पहले कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन करोगे, फिर सेक्शन 10 डिफाइन करोगे, और सेक्शन 10 ऑनवर्ड्स बहुत सारे सेक्शंस है, बट उसको भी हमने अच्छे से क्लब किया है फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई कि अगर एक अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो उसमें इन्फोर्सिएबिलिटी होनी चाहिए। तो इन्फोर्सिएबिलिटी क्या होती है, वो यही होता है कि एक अग्रीमेंट का पहले तो फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज होनी चाहिए। ओके, नाउ दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि इसको हमने क्लब किया है कि फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज क्या है, सेक्शन 13 से 22 दे रखा है। कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट क्या है, सेक्शन 11 12 दे रखा है। लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट क्या है, सेक्शन 30 23 एंड 24 दे रखा है। नॉट डिक्लेयर टू बी वॉइड क्या है, सेक्शन 24 से 30 दे रखा है। तो आप समझो ऐसे कर 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 आप अपना 30 सेक्शंस तक कवर कर लोगे। अब ये जो सेक्शंस हमने बीच में छोड़ दिए हैं, ये एक अलग कंसेप्ट है, क्योंकि ये कंसेप्ट बेसिकली क्या है, कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल और एक्सेप्टेंस, ये दो टर्म्स हैं। इनको अच्छे से ये एक्सप्लेन करेंगे, एक्सेप्टेंस कैसे एक्सेप्ट होगा, रिवोक कर सकते हो क्या प्रपोजल, ये सब चीज़ें, तो इसको भी हम समझेंगे। बट अभी दिस इज़ हाउ आई वॉन्टेड टू स्टार्ट, गिव यू एन इंट्रोडक्शन ऑफ दिस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आज सिर्फ एक मेयर इंट्रोडक्शन क्लास थी जहाँ पर हमने बस समझा कि हम कैसे गो थ्रू करेंगे। बेयर एक्ट ही हमारा एक सोर्स रहेगा, ऐसे ही हम बेयर एक्ट को समझेंगे। टुडे इट वाज जस्ट यू से ट्रायल क्लास वेयर इन वी जस्ट अंडरस्टूड कि हाँ ऐसे हमें करना है। इसको और सिस्टमैटिक वे में लेकर आएंगे, इसमें अभी बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन करेंगे, जैसे केस लॉज ऐड ऑन करेंगे, सेक्शंस पूछे जाते हैं, तो हम इसमें मास्टरी नहीं करनी है, हम इसे प्रीलिम्स के बेसिस से बेस्ट बनाएंगे एंड देन वील इसका एडवांस लेवल करेंगे मेंस के ऑब्जेक्टिव पे। एवरीथिंग विल बी गिवन टू यू फ्री ऑन यूट्यूब ओनली, जस्ट स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच।